हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में परीक्षा 2022 में हुई थी आपकी गणित प्रश्न पत्र की, उसको आज मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपको प्रश्नों के साथ साथ यह भी अंदाजा होगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को समय को ध्यान रखते हुए कैसे सॉल्व करें कि आपका 1 घंटे में जो 18 क्वेश्चन होते हैं, 18 प्रश्न होते हैं, कैसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने मैथ के प्रश्न पत्र में, गणित के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पेपर में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इसमें एक एक नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। अब आप लोगों ने अगर क्लास की होगी, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो पूर्णांक होता है वह अगर संख्या रेखा पर देखा जाए तो 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब ये ऋणात्मक संख्याएं कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। और धनात्मक संख्याएं कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को जब सम्मिलित कर लिया जाता है तब वह पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पूर्णांक का अंत कब हो रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है? नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि सबसे छोटा पूर्णांक ये संख्या है। क्योंकि आपके प्रश्न में अगर यह लगा होता कि इनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन है तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता, लेकिन पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे 4, इनमें से कोई नहीं। यही आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। बहुत से बच्चे इस वाले ऑप्शन पे टिक किए जिनका 1 नंबर लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सबसे छोटा पूर्णांक है तो सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब आप सभी को पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब आपको इसमें परिमाप दिया है। बहुत लोग गलती ये कर देंगे कि ये ए की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, परिमाप का मतलब क्या होता है? ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान होंगी तो 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर की ये तीनों भुजाएं हो जाएंगी। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो एक भुजा है वो कितनी है? 1 मीटर है। यानी हमारे a की जो वैल्यू होगी वो कितनी? 1 होगी। तो √3/4 इंटू इसकी जगह पे 1 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3/4 मीटर स्क्वायर आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। अब ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे दिया है 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जल्दबाजी में आप इसको मत टिक कीजिएगा क्योंकि इसकी यूनिट भी हमको देखनी है। यहाँ मीटर में दिया गया है तो हम आंसर मीटर वाला ही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या पूछा गया है? निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटती हों या फिर 1 से कटती हों, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये स्वयं से कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो ये तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा वाला देखिए, ये 1 से कट रहा है 11 और 11 से भी कट रहा है। 2 नंबर देखिए, 2 लिखा है
2 भी या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, और 3 भी या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, इसको और कोई विभाजित नहीं करेगा। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे इसमें देखिए 3 और 7 तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। 7 और 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम हमको बताना है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसी संख्या जिसमें वह संख्या जोड़ा जाए जिसका योगफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए संख्या दी है -3/4, -3/4 में क्या जोड़ दें कि ये 0 हो जाए। तो आप कहेंगे -3/4 में अगर हम 3/4 को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया क्या, योगात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जिसमें गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो, वो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसमें किससे गुणा किया जाए, देखिए 4/3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। माइनस को प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस भी गुणा कर देंगे। यानी हमको क्या मिला कि जो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा वो 3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो -4/3। यानी आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर बार आपकी परीक्षा में पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। इसमें निगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है। अब रेखीय समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसके चर के घात में 1 हो, कितना 1 हो तो वह रेखीय समीकरण कहलाएगा। और पूछा है जो नहीं है, देखिए इसके चर के घात में 1 है तो ये भी रेखीय समीकरण है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर इसको पक्षांतर किया जाएगा तो 3x में से 2x घट जाएगा, इसके भी चर के घात में 1 होगा तो ये भी रेखीय समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 4 नंबर देखिए इसको गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा और x के घात में 1 है तो ये भी रेखीय समीकरण हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ x की पावर में कितना है, 2 है, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। यानी कि हमें यही उत्तर देना है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये कैसा समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है, जिसके पावर में कितना लगा है, 2 लगा है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर 3 लगा होता तो त्रिघात समीकरण हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 1 नंबर का। तो आइए अब हल करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जिनमें कुल 6 प्रश्न होंगे और ये सब 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो इसमें है कि धन पूर्णांक 4x के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब धन पूर्णांक के बाद हमें ठीक बाद वाली संख्या बतानी है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या आपका 6 है, धन पूर्णांक है 4x - 6। कोई भी धन पूर्णांक होता है, अगर उसमें 1 हम जोड़ देते हैं तो उसके बाद वाली हमें धन पूर्णांक पता चल जाते हैं। तो इसमें हम 1 को ऐड करेंगे और जब 1 जोड़ेंगे तो इसमें 4x, और ये देखिए 6 में से 1 घट जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है, तो ये 4x - 5 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। तो आप ऐसे लिखिएगा कि धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक। अब आप इसको लिखेंगे 4x - 6 + 1
और बराबर 4x ये -5 हो जाएगा और इस प्रकार ये आपका कंप्लीट उत्तर हुआ। अब आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या करना है, संख्याएं दी गई हैं, इनको सरल करना है। संख्याएं किस प्रकार हैं आप देख पा रहे होंगे, सब फ्रैक्शन है, सब भिन्न में दी गई हैं। सबसे पहले नोट करते हैं -2/3 प्लस ब्रैकेट में -4/5 -6/7, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा -2/3 और यहाँ प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये -4/5 हो जाएगा और ये पहले से लिखा है -6/7। अब क्या करना होता है, अब इन हर का एलसीएम लेना होता है। तो 3, 5 और 7 का 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। ये 3 से कटेगा, फिर 5 और 7 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, एक बार जाएगा, फिर 7 बच गया। अब 7 को कट कर दीजिए, एक बार गया। अब 3 गुणे 5 गुणे 7 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 7 ये हो जाएगा 105। ठीक है, यानी कि जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया 105। अब क्या करना होता है कि सब हर को हमें 105 बनाना है। तो 3 में किससे गुणा करें कि 105 हो जाए, तो इसमें गुणा करेंगे 35 से, और जब हर में गुणा होता है आप सभी को पता है कि अंश में भी गुणा होगा, तो 2 गुणे 35 हो जाएगा। माइनस 5 में किससे गुणा करें कि 105 हो जाए, तो यहाँ 21 से करेंगे तो 21 से ऊपर भी हो जाएगा, तो 4 गुणे 21 हो जाएगा। माइनस अब 7 में किससे गुणा करें कि 105 हो जाए, तो 7 में हम गुणा करेंगे 15 का, तो ऊपर भी 15 का गुणा होगा, तो 15 गुणे 6 हो जाएगा। इतना क्लियर है। आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है जिससे कि आपको अच्छे अंक मिल सकें। तो ये हो जाएगा -70 और ये हो जाएगा आपका 84 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, बटे 105। इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 9, 8, 17 और 17 और 7 हो जाएगा 24, यानी 244 माइनस का और बटे में 105 आ जाएगा। ये ही आपका पूरा करेक्ट आंसर हो गया। इसके आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। वर्ग दिया गया है और उसको काट के हमें वर्ग ही बनाना है। तो सब बड़ी भुजा दी गई है और छोटी भुजा वाले वर्ग हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए आपने लूडो की गीट देखी, डाइस, वो एक वर्गाकार डाइस होती है। अब मान लीजिए इतना बड़ा वर्गाकार डाइस है और उसमें आपको छोटे छोटे डाइस काटने हैं जो कि वर्गाकार होने चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो सबसे पहले लिखिए बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बड़े भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे भुजा वाले वर्ग का हम भाग कर देंगे। तो बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। दिया गया है बड़े भुजा वाला कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे भुजा वाले का निकाल लेते हैं। छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो कि कितना आ जाएगा, ये भी क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर जो कि कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वर्ग की संख्या निकालनी है, छोटे वर्ग की संख्या। तो भाग करेंगे किससे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल।
इसी प्रकार आपको लिखना होगा। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने फाइंड किया कितना, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे वाले का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप भाग कर दीजिए तो 25 अट्ठे 200, 25 9 225, यानी कि देखिए ये 9 बार जाएगा, कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आया 9। तो छोटे वर्ग की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन क्या है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मान लीजिए वर्ग हो गया, अब इसी वर्ग में और इसकी भुजा दी गई है बड़े वाले वर्ग की 15 15 15 और 15 सेंटीमीटर। अब इसी में हमें छोटे छोटे भुजा वाले वर्ग को निकालना है काट कर, तो हम ऐसे करके काट काट के निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, टोटल मिल जाएगा हमें 9 वर्ग, 9 छोटे आकार के वर्ग मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न क्या है कि एक घनाकार बर्तन की कोर मतलब कि उसका साइड, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में बताना है हमें। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने लीटर में कितना आयतन होता है। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आयतन ज्ञात करेंगे, किसका, जो घनाकार बर्तन है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। अब ये घनाकार बर्तन इस तरह होगा, ऐसे देखिए बना देते हैं घन, इस तरह घन होता है। तो ये हो गया, मान लीजिए आपका बर्तन है, ठीक है, ऐसे एक बर्तन है। अब इसका जो आयतन होगा उतने में ही तो पानी भरा जाएगा, जल पूछा है उतने में तो पानी भरा जाएगा, तो इसका हम आयतन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना लीटर इसमें पानी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं, घन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे घनाकार बर्तन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का घन या भुजा का क्यूब। अब भुजा दी कितनी गई है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर रखेंगे और क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता चल गया कि इसका जो आयतन है वो कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब कितना लीटर पानी आएगा, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब के, ऐसे आपको लिखना होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि इस घनाकार बर्तन में 1 लीटर जल आएगा, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए घनाकार बर्तन में 1 लीटर जल की मात्रा होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा करना है और हमें इसका गुणनफल बताना है। तो सिंपली इसको हम लोग गुणा करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, जिसमें गुणा करना है x प्लस वाई। अब आप देखिए इसमें बहुपद का गुणा हो रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप x को लीजिए और एक बार एक्स स्क्वायर, दूसरी बार एक्स वाई और तीसरी बार वाई स्क्वायर में गुणा करिए, और फिर y को लीजिए तो y का गुणा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई और फिर वाई क्यूब में करिए। सबसे पहले इसको x को लेते हैं तो x का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर में, फिर यहाँ माइनस चिन्ह है, इसके पास प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर x का गुणा एक्स वाई में हो जाएगा, फिर यहाँ पे x का गुणा वाई स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब y को लेना है, अब y के पास कौन सा चिन्ह, प्लस, और एक्स स्क्वायर के पास प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्लस का चिन्ह।
y का गुणा किस में, तो y का गुणा एक्स स्क्वायर में, अगेन y का गुणा एक्स वाई में, लेकिन यहाँ चिन्ह है कौन सा, माइनस, और इसके पास प्लस, दोनों का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो y का गुणा हो रहा है एक्स वाई में। फिर से y का गुणा वाई स्क्वायर में होगा प्लस y गुणे वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब गुणा होगा इनका, देखिए चर समान है, बेस समान है, और इसका पावर 1 है, इसका 2 है, तो जब बेस समान होता है, गुणा होता है, तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए x का, यहाँ पे x में जब गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। इसको अगर देखें तो ये x और y स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखें y का गुणा y में तो ये x वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये y का गुणा y स्क्वायर में होगा तो y क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें जो सजातीय पद हैं, सजातीय पद होंगे वो आपस में जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो सजातीय आपको क्या दिख रहा है, सजातीय मतलब कि चर भी समान हो और चर की घात भी समान हो, तो वे सजातीय पद कहलाते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, और कहाँ है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, इन दोनों को अगर आप देखें तो चर समान है, यहाँ x है, यहाँ भी x पावर में 1 पावर में 1, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसके विपरीत हैं, तो ये इससे कट गया। अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये भी पूरी तरह से कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स क्यूब और यहाँ प्लस का वाई क्यूब, और हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गुणनखंड नहीं करना था, हमें सिर्फ गुणनफल बताना था। तो ये आपका गुणनफल आ गया कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इजीली हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिए। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो आपका अति लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/4 में 1 घटाने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या तो हमें पता नहीं है अभी, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या x होगी, वह संख्या क्या है, x है। अब जो प्रश्न कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समीकरण बनाते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को जो प्रश्न कहे बस आप वही करते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, किसी संख्या के 1/4, अब किसी संख्या को हम क्या माने, x माने, तो इसी का 1/4, और 1/4 पता है क्या होता है, 1/4, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो x का 1/4 में 1 घटाने पर में 1 घटा दिए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, शेषफल हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इनका गुणा होगा तो x/4 हो जाएगा, -1 बराबर 1। इस 1 को उधर ट्रांसफर करिए, तो ये जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब ये x/4 बराबर 2, अब इनका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4, यानी जो x का मान आया वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये x क्या था, तो x हमने माना था कि माना वह संख्या है, अतः वह संख्या 8 होगी, अतः वह संख्या 8 होगी। अब उत्तर की जांच अगर करनी हो तो कैसे करेंगे, 8 के 1/4 में 1 घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको हम भाग कर लेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हमारा ये उत्तर क्या है, पूरी तरह से सही है। तो इस प्रकार ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलिए मूव करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए अब देखते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 12 है।
एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। यानी एक बगीचा है जो कि वर्गाकार है। सबसे पहले बगीचा बना लेते हैं। ये मान लीजिए बगीचा हो गया, एक वर्गाकार बगीचा है और इसके चारों ओर रास्ता भी है। तो ये चारों ओर का रास्ता भी बन गया, कुछ इस प्रकार बनेगा। अब ये चारों ओर का रास्ता हो गया। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित यानी रास्ते सहित जो बगीचे की लंबाई है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये 51 मीटर है। चूँकि वर्ग है तो चारों तरफ क्या होगा, 51 मीटर ही होगा। लेकिन हमें ये भी बताया गया है कि जो रास्ता है वो 50 सेंटीमीटर है। अब एक मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। जो रास्ता है यानी ये वाला पार्ट चूंकि रास्ता चारों तरफ है, ये रास्ता है जो कि दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते की लंबाई बराबर 50 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो ये 50 और 100 से भाग करते हैं मीटर में बदलने के लिए, यानी 1/2 आ जाएगा और 0.5 मीटर। तो ये रास्ता हो गया 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर। हमें बताना क्या है, तो हमें सिर्फ बगीचे का क्षेत्रफल बताना है, रास्ते का नहीं। तो अब आप ये बताइए, जो ये बगीचा है अगर इसका हम लंबाई निकालें तो कितना आएगा। टोटल 51 मीटर है, इधर से 0.5 मीटर और इधर से 0.5 मीटर अगर हम माइनस कर दें तो 1 मीटर इसमें माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 50 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी ये हो जाएगी 50 मीटर। चूँकि वर्ग है तो ये सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 50 मीटर हो जाएंगी। इतना क्लियर है। हमें इसी का क्षेत्रफल बताना है, इसी का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। आप सभी को पता होगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। चूँकि इसकी भुजा कितनी है, 50 मीटर है, 50 मीटर। तो इसको जब ओपन करेंगे तो 50 गुणे 50 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ये 2500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। बगीचे का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 2500 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। एलजेब्रा का प्रश्न है, दिया है x² प्लस 1/x² किसके बराबर है, 82/9 के, और हमें निकालना क्या है, x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो आप प्रयास करिए, सबसे पहले x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका क्यूब कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर करें तो ये क्या होता है, ये होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने लगा दिया। ये इससे कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² प्लस 1/x² माइनस का 2। आप सभी को पता है इसका मान तो दिया गया है कितना, तो ये है 82/9 और माइनस का यहाँ पे है 2 तो 2 कर दिए। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 82 और माइनस 18 हो जाएगा और बटे में कितना है 9। इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6 और 6/9। ये किसका मान आया, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x, तो यहाँ से स्क्वायर उधर भेजेंगे तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 64/9 का अंडर रूट। आप सभी को पता होगा 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 8 और 9 का होता है 3। हमें मिल गया क्या, x माइनस 1/x किसके बराबर, 8/3 के बराबर। लिख लेते हैं x माइनस x
बराबर 8/3, x माइनस 1/x बराबर 8/3। अब क्या करेंगे, इसका हम क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ पे, ठीक है। अब जब देखिए इसको हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो a³ यानी x का क्यूब माइनस b³ यानी 1/x का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 है, a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1/x, और फिर ब्रैकेट में क्या आता है x माइनस 1/x यानी a माइनस b बराबर, इसको जब ओपन करेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8 और बटे में क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, हमें यही चाहिए, ध्यान से देखिए हमें यही चाहिए ना, तो इसको रखते हैं। देखिए ये इससे कट जाएगा और इसका मान अभी हम निकाले हैं कितना, इसका मान निकाले हैं 8/3, x माइनस 1/x का मान कितना 8/3 निकाले हैं, तो इसकी जगह पे रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 1/x³, चूँकि इसका मान है 8/3 बराबर, ये हो जाएगा 8 × 64 = 512 और ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसको उधर भेजते हैं तो x³ माइनस 1/x³ बराबर ये 512/27 और ये उधर जाएगा प्लस का 8/3। अब जब इसका एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 512 और प्लस यहाँ 9 से गुणा होगा तो यहाँ भी 9 से हो जाएगा, 8 × 9 = 72। इसको और जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 4 और 7 और 1 8 और 5 और बटे में 27, यानी जो हमारा इसका आंसर आ गया ये कितना आया 584/27, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी माँ पिता से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष छोटी है। अगर माँ की आयु x है तो पिता की आयु, इसलिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x + 5 वर्ष। प्रश्नानुसार अब क्या कहा गया है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष दोनों की आयु में हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले यदि माँ 10 वर्ष छोटी रही होगी तो पिता भी 10 वर्ष छोटे रहे होंगे। तो इसमें हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो 10 वर्ष पूर्व यानी x - 10, इनका अनुपात, पिता का अनुपात ये हो जाएगा x + 5, इसमें भी 10 माइनस करेंगे और इनका अनुपात किसके बराबर होगा, तो 5:6 के बराबर होगा। आप सभी को पता है कि जब अनुपात हटता है तो बटे का चिन्ह आता है, ये आ जाएगा बटे में, तो x + 5 - 10 और यहाँ भी हो जाएगा 5/6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर आ गया x - 10 और नीचे आ जाएगा x - 5 बराबर 5/6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 गुणे x - 10 होगा और इधर 5 गुणे ये हो जाएगा x - 5, गुणा कर लेते हैं तो 6x - 60 और इनका गुणा करेंगे तो 5x - 25 हो जाएगा।
5x को इधर ले आइए, पक्षांतर कर लीजिए, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 6x और इधर आएगा 5x माइनस का, ये है -25 और 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है, 6x में से 5x घटेगा, 1x बचेगा और इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये 35 आया क्या, x का मान, और x क्या था, तो ये माँ की वर्तमान आयु हमने मान रखी थी और प्रश्न में क्या पूछा गया है, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो नीचे लिखेंगे अतः माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु बराबर x माने थे, इसीलिए आ जाएगा कितना, 35 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हुआ। अब चलिए मूव करते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। अब आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात कीजिए जिसमें टाइल्स को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अब जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ उसका HCF हमें निकालना है, मासा निकालना है। लेकिन मासा कैसे निकलेगा, इसका एक तो मीटर में दिया गया है और सेंटीमीटर में भी, तो सबसे पहले इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। यहाँ भी वही है, 1 मीटर में और सेंटीमीटर में दिया गया, इसको भी सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो सबसे पहले जो कमरे की लंबाई है, कमरे की लंबाई यहाँ पे लिखते हैं, कमरे की लंबाई कितनी दी गई है, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा किससे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 6400 हो जाएगा और 6400 में 7 जोड़ेंगे तो ये 6407 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसकी चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई दी गई है कितनी, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। इसको भी जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 और 21, यानी ये हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी टाइल्स लगानी है, निकालना है, तो यहाँ पे इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले HCF हम फाइंड कर लेते हैं, 6407 और 2021। अब इसको काटना है हमें, तो देखिए 6407 ये सीधा कटेगा आपका 43 से और कितने टाइम जाएगा, तो 149 बार, इसका गुणनखंड यही आएगा। और दूसरा जो 2021 है ये कटेगा 43 से, ये भी कटेगा और ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 47 बार। अब इसमें अगर आप देखें तो जो आपका HCF है वो कितना आएगा, HCF आएगा 43, यानी कि जो टाइल्स की साइज होगी वो सबसे बड़ी टाइल्स कौन होगी, 43 सेंटीमीटर होगी, जिसको बिना तोड़े हम फर्श में लगा सकते हैं टोटल एरिया में। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो आया कितना, 43 सेंटीमीटर आया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि फर्श टाइल्स की वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर 43 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब व्यास ज्ञात करना है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या यानी r का दोगुना, हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये r हमें कहाँ से मिलेगा, त्रिज्या, तो हम त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे। कैसे,
दिया गया है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है और किसके बराबर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। पाई का मान आप सभी को पता होगा क्या होता है, 22/7 गुणे में आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से इसको हम उधर अगर भेजें तो ये जो 7 है ये अंश में आएगा, 154 गुणे 7 आ जाएगा अंश में और 22 आ जाएगा हर में। ठीक है, आर निकालना है हमें, यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो आर हमें चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा 7 × 7, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 7 सेंटीमीटर आएगी। कितनी, 7 सेंटीमीटर आ गई। चूंकि हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या है कितनी, 7 सेंटीमीटर अभी निकाले हैं, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, यही आपको फाइंड करना था, यही निकालना था। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आपके सामने जो प्रश्न संख्या 17 लिखा है, इसमें आपको बॉडमास रूल का इस्तेमाल करके इसको कैसे हल करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडमास रूल होता है उसमें क्या सॉल्व होता है, बॉडमास वी बॉडमास होता है। आप सभी ध्यान रखिए, बॉडमास के पहले हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, वी फॉर बार जो लगा है यही होता है वी। उसके बाद ये हो जाएगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बार यहाँ से हटाते हैं, तो 112 माइनस 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस 4, और यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो ये 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। क्या होगा, 7। यही आपको ध्यान रखना है, यही मिस्टेक हो जाता है। देखिए अब यहाँ इस चिन्ह को हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये 8 में से 1 घटाना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 112 माइनस, अब इसके आगे क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, जहां आपको छोटा ब्रैकेट दिखे उसको सॉल्व करिए। तो ये 121 भागे ये कितना हो जाएगा, 11 के रही है 121 माइनस ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और इसको अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, अब आते हैं मझले ब्रैकेट पे। तो मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 121 भागे 121 प्लस 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी है, और उसमें भी सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 1, और ये अब ऐड होगा तो 4 + 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो 112 में से घटाना हमको 4 4 8 और 1 9 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 103, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो आइए आपके प्रश्न पत्र का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ गया था इस प्रश्न पत्र में। प्रश्न क्या है कि एक टोकरी में यादृच्छिक मतलब रैंडमली रूप से चुने गए 40 संतरों के भार दिए गए हैं। अब ये जो डाटा आपको दिया गया है, क्वेश्चन ये यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका जो डाटा दिया गया है ये इतना दिया गया है। इसमें क्या करना है कि वर्ग माप 10 लेकर, जो वर्ग अंतराल है वो 10 लेकर टैली चिन्ह बताना है और बारंबारता बतानी है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। यहाँ पे कहा है कि 40 संतरों का भार, जबकि डाटा आपको सिर्फ 30 संतरों का ही दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इनको हमें आरोही क्रम में सेट करना होगा। तो आरोही क्रम में सेट करते हैं, इनको लिखते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, अब आरोही क्रम में सबसे छोटा वाला उठाइए। सबसे छोटा कौन सा है, 30 है। अब 30 जितनी बार होगा उतनी बार हमको लिखना है। सबसे समझ लीजिए सबसे
जो माइनर वर्क होता है इसमें डाटा सेट करना आरोही क्रम में, अगर एक भी छूट जाएगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 30 कितनी जगह पे है आप स्टार्टिंग से देखिए, एक ये हो गया एक, उसके बाद 30 यहाँ पे है 2, उसके बाद देखते हैं 3, 30, 30 हो गया। उसके बाद 30 से बड़ा कौन सा है, तो 30 से बड़ा अगर आप देखें तो 40 है इसमें, या 35 भी है तो 35 लिखते हैं। 35 कितनी बार है, एक और 35 एक ही बार है तो 35 लिख दिया। उसके बाद 40 देखिए तो 40 यहाँ पे और 2, उसके बाद 3 और फिर 3 है। 40 कितनी बार है, तो 1, 2 और 3 है। 45 देखते हैं तो 1 और 1, 1, 1 और ये है 2, 2 उसके बाद 3, 3 यानी 3 बार 45 भी है। 45, 45, 45 कर दिए। अब आते हैं 45 के बाद 50, 50 देखिए कहाँ है, इस रो में, इस रो में तो 50 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 50 एक, उसके बाद 50 एक ही बार है। 50 के बाद 55 एक, 55 हो गया। उसके बाद 55 के बाद 2 और फिर 55 कितनी बार है, एक यहाँ 3 बार, तो 55, 55, 55 हो गया। 55 के बाद आइए 60 पे, तो एक बार 60 यहाँ है, फिर 2 बार, उसके बाद यहाँ 3 बार और फिर 60 है 3 बार, तो 1, 2 और ये 3 बार 60 लिख दिया। 60 के बाद अब आए 65 पर, तो यहाँ पे है 65 एक, उसके बाद 65 है यहाँ पे 2, 65 उसके बाद 2 65 है, ठीक है, तो 65 लिख दिया। 65 के बाद 70, अब 70 देखिए कहाँ पे है, तो 70 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2, उसके बाद है यहाँ पे 3 और ये 4 और 5 बार है, तो 70 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार हो गया 70 आपका। 70 के बाद 75 देखिए, तो 75 1, 2 और 75 है, 75 3 और ये 4 बार है 75, तो 1, 2, 3 और ये 4 बार लिख दिया। अब 75 के बाद कौन आएगा, 80 आएगा, तो देखिए 80 कहाँ है, 80 है 1, 80 1 और ये 2, तो 2 बार 80 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए एक तो मैंने टिक किया, तो जिससे आपको लग रहा है कि कुछ छूटा नहीं है, सब पे टिक दिख रहा है। आप एक ये कर सकते हैं, दूसरा इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ भी आपका 30 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 3, 1 4 और 4 4 8, 8 2 10, 10 और ये हो गया 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 1 25 और 25 और 5 कितना हो गया 30, यानी डाटा आपका आरोही क्रम में सेट हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टैली कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको दो कॉलम बनाने होंगे, 3 कॉलम बनाने होंगे। एक तो टैली हो गया, दूसरा टैली चिन्ह हो गया और ये बारंबारता हो गया। तो ये सबसे पहले आप इसको बना लेंगे इस प्रकार। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल क्या है बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टैली चिन्ह और ये होगा आपका बारंबारता। ठीक, इस प्रकार आपको बनाना होगा। वर्ग अंतराल, ये देखिए वर्ग माप यही है आपका वर्ग अंतराल। कितने का लेना है 10 का। कहाँ से शुरुआत होगी 30, तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 60 से 70, यहाँ पे 70 होगा सॉरी, फिर यहाँ पे 70 से 80। ठीक है, क्योंकि हमें 10-10 का वर्ग अंतराल लेना था। अब टैली कैसे बनाएंगे, तो देखिए 30 और 40 के बीच में, तो 30 से शुरू करिए और 40 से पहले यानी 39 तक कितने आते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये हो गया 4,
40 हमें नहीं लेना है, 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59 इस प्रकार लेना होता है। ठीक है, तो कितने 1 2 3 4 आ गए, क्योंकि 40 लेना नहीं है तो हम ऐसे 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, इसी प्रकार 40 से अब देखिए 49 तक, तो 1 2 3 4 5 6, अब 50 लेना नहीं है हमें तो 6, अब 1 2 3 4। अब ध्यान रखना जो 5वीं लाइन हम खींचेंगे वो हम इस प्रकार खींचेंगे, इसको काट देंगे, तो ये समझ लीजिए कितना हो गया 5। अब फिर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 5 और 1 6 हो गया और यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक, अब 50 से 60 यानी 1 2 3 4, अब 60 लेना नहीं है तो ये भी कितना होगा 1 2 3 और 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। 60 से 70 के बीच में अब देखते हैं 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5, तो 1 2 3 4 और ये एक लाइन खींच दिया 5 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब आते हैं 70 से 80 के बीच में, 70 और 80, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8 9 और फिर हो गया 10 और ये हो जाएगा 11। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इनको जोड़िए, कितना आता है, तो ये होगा 11 और 5, 11 5 हो जाएगा 16, 16 4 20 और 20 और 6 26 4 30, तो यहाँ पे जो बारंबारता आ जाएगी, यहाँ पे जो बारंबारता आएगी वो कितनी आएगी, लिखेंगे बारंबारता कितना आ गया 30 आ गया, और यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार हम टैली चिन्ह का उपयोग करके बारंबारता निकालते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ गया था, कई बच्चे इसमें उलझ गए थे, उनका लास्ट में क्वेश्चन छूट गया था क्योंकि ये लेंदी था भी, टाइम इसमें बहुत लगा था, कई लोग इसमें टैली नहीं कर पाए या फिर क्रम में, सही क्रम में इसको नहीं लिख पाए, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाया। तो इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन आपका इस तरह आ ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका जो 2022 का प्रश्न पत्र था मैंने पूरी तरह से सॉल्व करा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।